चैप्टर 10 द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि राष्ट्रकूट और पाल्स, प्रतिहार और राजपूत राजाओं के बारे में हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। अब हम सेकंड पार्ट में यहाँ से शुरू करेंगे, गवर्नेंस इन नॉर्थ इंडिया। यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में इकोनॉमी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, आर्ट, कल्चर, रिलेशन, एजुकेशन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि उस टाइम में मेडिवल पीरियड में नॉर्थ इंडिया में गवर्नेंस कैसी थी। तो यहाँ से शुरू करने हैं हम गवर्नेंस इन नॉर्थ इंडिया सेकंड पार्ट को। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? द किंग वाज ऑल पावरफुल इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो राजा था वही सबसे पावरफुल होता था। ही वाज असिस्टेड बाय डिफरेंट ऑफिशियल। उसके नीचे ऑफिशियल काम करते थे, अलग अलग जो ऑफिशियल हैं वो काम करते थे। द अम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। जो अम्पायर था, साम्राज्य था, वो कई प्रोविंसेस में बटा हुआ था। जैसे प्रोविंसेस को आप जैसे आजकल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उसी तरह से आप प्रोविंसेस को डिस्ट्रिक्ट मान सकते हो। द किंग वाज द हेड ऑफ द मिलिट्री एज वेल एज जुडिशरी। जो किंग है वो हेड होता था मिलिट्री का, यानी कि सेना का, और जुडिशरी का, यानी कि न्याय भी किंग ही करता था। सबसे ऊपर किंग ही होता था। द किंग स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग आर्मीज। और जो राजा था वो अपनी आर्मी बनाने में, सेना को स्ट्रॉन्ग करने में, आर्मी बनाने में ही ज़्यादा पैसा खर्च करता था। अब आगे इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसी थी? देयर वॉज ए ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग डिफरेंट सोशल क्लासेस। और उस समय में जितने भी सोशल क्लासेस थी, अलग अलग क्लासेस में बटा हुआ था, यानी कि समाज बटा हुआ था। और बहुत ही उनमें क्या था, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर था, अमीर गरीब में बहुत ज़्यादा अंतर था। द रॉयल फैमिली, हाई ऑफिशियल एंड द ट्रेडर्स वर प्रॉस्पेरस। जो भी रॉयल फैमिली थी, यानी कि राजा का शाही परिवार था जो, या फिर हाई ऑफिसर्स थे, जो ऑफिशियल्स थे, जो राज दरबार में काम करते थे, या फिर जो व्यापारी थे, उनका जीवन तो अच्छा था, वो तो समृद्ध थे। द पीपल लिविंग इन विलेजेस आर पुअर। और जो लोग गाँव में रहते थे वो लोग गरीब थे। द टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ रिचेज एंड हैंस अट्रैक्टेड ए लॉट ऑफ इन्वेडर्स। और जो टेम्पल थे, जो मंदिर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, उसमें आप कह सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से, उनमें मंदिरों के पास बहुत ज़्यादा धन था, इसलिए अट्रैक्टेड ए लॉट ऑफ इन्वेडर। इसलिए इन्हीं को देखकर जो इन्वेडर से, आक्रमणकारी, भारत में मतलब विदेशों से क्या आए भाई, आक्रमणकारी आए भारत पर। भारत का आप कह सकते हैं धन लूटने के लिए वो आक्रमण किया, बाहर के विदेशी आक्रमणकारियों ने। फ्यूडल सिस्टम वाज प्रेवलेंट इन नॉर्थ इंडिया। इसको ध्यान से समझ लेंगे, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं सामंतवाद, ठीक है। तो फ्यूडल सिस्टम था कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में उस टाइम क्या चलता था भाई? फ्यूडल सिस्टम चलता था। इसको आप ध्यान से समझो। द किंग्स ग्रांटेड लैंड्स एज रिवार्ड टू ऑफिशियल हु केम टू बी नोन एज ठाकुर एंड रायज। जो राजा था, देखो फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, राजा के पास जो सारा जितना भी राज्य है, कहने का मतलब जितनी भी ज़मीन है वो राजा की ही होती थी। मगर राजा क्या करता था? राजा उसको रिवार्ड टू ऑफिसर, अपने ऑफिसर्स में बांट देता था, ठीक है। उन्हीं को ही आप कह सकते हैं कि उनको ही, वो ही सामंत थे, या फिर उनको ठाकुर कह दो या रायज कह दो, ठीक है। तो सारी ज़मीन बांट देता था ठाकुरों में या रायज में या फिर सामंतों में। फ्यूडल सिस्टम इसी यही होता है। दे प्रोवाइडेड मिलिट्री असिस्टेंट टू द किंग एट टाइम ऑफ वार। अब जो जैसे जैसे ठाकुरों को उसने बांट दी ज़मीन राजा ने, अब वो ठाकुर क्या करते थे या राइज क्या करते थे, राजा को मिलिट्री असिस्टेंट कहते थे। जब राजा को ज़रूरत होती थी सेना की, तो इन सब की, ठाकुरों की अपने अपने आप कह सकते हो प्रोविंसेस हैं, जो सबके पास अपनी अपनी क्या होती थी भी, सेना होती थी इनके पास। और जब राजा को ज़रूरत पड़ती थी तो वो राजा की मदद करते थे अपनी सेना के साथ, ठीक है। और टैक्स वगैरह भी देते थे, जो वहाँ से वो इकट्ठा करते थे, उसका कुछ भाग, टैक्स का भाग भी उसको, राजा को देते थे, ठीक है।
आगे है द फ्यूडल सिस्टम लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मैनी एम्पायर एज द फ्यूडल लॉर्ड्स गेव ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू द किंग। जो ये फ्यूडल सिस्टम के कारण ही कई जो एम्पायर थे, कई साम्राज्य क्या हो गए भाई, ख़त्म हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जो ये ठाकुर्स होते थे, जो ये सामंत होते थे, क्या करते थे, कुछ ही पार्ट राजा को देते थे। जो टैक्स इकट्ठा करते थे जनता से, उसका कुछ ही पार्ट राजा को देते थे। इसलिए राजा क्या हो गया अभी, कमज़ोर हो गया, साम्राज्य कमज़ोर हो गई। दिस वीकेंड द पावर ऑफ द किंग्स, इसलिए जो राजा की जो शक्तियाँ थी वो कमज़ोर हो गई। मोर ओवर मैनी फ्यूडल लॉर्ड्स लाइक चौहान एंड परमार्स बिकेम पावरफुल एंड एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट अम्पायर। और इसके अलावा क्या था भी, कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स थे जो सामंत थे, वो इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए, जैसे कि इसने एग्जांपल दिया है चौहान और परमार्स, वो इतने ज़्यादा, उनके पास इतनी बड़ी सेना हो गई या इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने अपने आप को क्या स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब वो राजा के अंडर नहीं रहे, उन्होंने अपना राज्य खुद का बना लिया। आगे है भाई सोसाइटी कैसी थी। द रिजिड कास्ट सिस्टम लेड टू द डिवीज़न ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम था, जैसे अब भी है, मगर पहले तो बहुत खतरनाक कास्ट सिस्टम था, सारी सोसाइटी कास्ट सिस्टम में बटी हुई थी। द किंग, द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड द ब्राह्मण इन हाई पोजीशन इंजॉयड ए लाइफ ऑफ लग्जरी। जो राजा था या फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो सामंत थे, इनके पास ज़मीनें थी, ठाकुर कह सकते हैं आप, और जो ब्राह्मण थे, उनकी पोजीशन हाई थी और वो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते थे। लैंड वाज कल्टिवेटेड मेनली बाय शूद्र्स हु वर बर्डन बाय टैक्सेस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। और जो लैंड, जो ज़मीन पर जो खेती होती कल्टिवेटेड, वो कौन करते थे भाई, शूद्र जाति के लोग करते थे। और वो अधिकतर जो उनको टैक्स देने पड़ते थे, वो टैक्स के बोझ पे दबे हुए थे। और उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था, उनके साथ भेदभाव भी होता था। द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज क्वाइट मिजरेबल। और जो वुमेन है, औरतों की कंडीशन भी बहुत ही ख़राब थी। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था, यानी कि उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। ठीक है, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था औरतों को। द इविल प्रैक्टिस ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज एंड पोलीगैमी कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन। और तब कुछ ऐसी कुप्रथाएं भी प्रचलित थी, जैसे कि सती, चाइल्ड मैरिज। सती का मतलब जैसे अगर किसी का पति मर जाता था तो विधवा हो जाती थी, तो उसको सती होना पड़ता था, उसी की चिता के साथ जलना पड़ता था। कितनी गंदी ये कुप्रथा थी। चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही विवाह कर देना। या पोलीगैमी होता है भाई, जब एक पुरुष एक से ज़्यादा स्त्री से विवाह करता है, या तो उसको पोलीगमी कहते हैं। 2-3 पत्नियां रख लेना, 4-5 ऐसे रख लेना, एक से ज़्यादा पत्नी रखना। ठीक है, तो इसको ही पोलीगमी कहते थे। तो ये सारी बुरी जो चली हुई थी प्रथाएं, उसके कारण जो वुमेन का जो स्टेटस था वो बहुत ही नीचे था। अब आ गया भाई डू यू नो में क्या है। द वुमेन ऑफ रॉयल फैमिलीज कमिटेड जोहर टू प्रोटेक्ट देयर ऑनर इफ़ देयर मैन फॉक वर डिफीटेड और किल्ड इन ए बैटल। अब एक जो रॉयल फैमिली, जो राज परिवार की जो स्त्रियां होती थी, अगर मान लो किसी ने अटैक कर दिया उनके देश पर और उस देश का राजा मारा गया, तो रॉयल फैमिली की जो औरतें होती थी वो क्या करती थी भाई, जौहर करती थी। जौहर भी वैसा ही है जैसे सती है, उसमें वो क्या करती थी भाई, वो आग में इमोलेटिंग इन द फायर, आग में वो जल जाती थी। ठीक है, अपने आप को ख़त्म कर लेती थी, एक तरह से आत्महत्या अपनी कर लेती थी, अपने आप को जला लेती थी आग में। ठीक है, तो अपने सम्मान को बचाने के लिए, अगर उनके जो आदमी हैं, पति हैं, वो युद्ध में हार जाते थे या मर जाते थे, तो उसके बाद वो जौहर करती थी। अब आ गया रिलीजन कैसा था, धर्म कैसा था उस टाइम। द राजपूत मेनली वर्शिप्ड गॉड विष्णु एंड शिवा। जो राजपूत लोग थे वो विष्णु और शिव को मानते थे। दे आल्सो वर्शिप्ड गॉडेस काली, लक्ष्मी एंड दुर्गा। और किस किस की पूजा करते थे, काली की, लक्ष्मी की और दुर्गा की भी पूजा करते थे। राजपूत किंग्स गेव गिफ्ट टू लैंड टू ब्राह्मण, ब्रह्मदेव और अग्रहार। और राजपूत जो थे, राजा थे, वो ब्राह्मण को जमीन देते थे, जिसको ब्रह्मदेव या अग्रहार कहा जाता था। हिंदुज़म बिकम मोर पॉपुलर दैन बुद्धिज़्म। जो हिंदुज़म था, हिंदू धर्म था, बुद्ध धर्म से ज़्यादा उस टाइम पॉपुलर था। मैनी बुद्धिस्ट टुक शेल्टर इन साउथ ईस्ट एशिया व्हेन द तुर्क अटैक्ट
मोनेस्ट्रीज एट नालंदा। जब हमारे देश में तुर्क लोगों ने क्या किया, अभी अटैक किया, तो उस टाइम जो बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो वो कहाँ चले गए, अभी साउथ ईस्ट एशिया में वो चले गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द भक्ति सेंट्स प्रीच devotion to God and opposed social discrimination, superstitions and narrow mindedness। और इस पीरियड में भक्ति आंदोलन भी, भक्ति संत भी बहुत से हुए। उन्होंने कई उपदेश दिए, डिवोशन टू गॉड, गॉड की मतलब भक्ति के, ईश्वर को, ईश्वर की मतलब भक्ति के संदेश दिए उन्होंने। और उन्होंने अपोज किया किसका, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो समाज में भेदभाव किया जाता है, अंधविश्वासों का, और जो नैरो माइंडेडनेस है उसका उन्होंने क्या किया भाई, एक तरह से अपोज किया उसको। ठीक है। उसके बाद आ गया भाई एजुकेशन। एजुकेशन कैसी होती थी, सुपरस्टिशन एंड नैरो माइंडेडनेस वर ए ग्रेट हर्डल टू एजुकेशन। उन दिनों क्या होता है, अंधविश्वास ज़्यादा थे, नैरो माइंडेडनेस थी, यानी कि लोग ज़्यादा नहीं सोचते थे, तंग दिमाग के लोग थे, ज़्यादा मतलब खुले दिमाग के लोग नहीं थे वो। तो ये एजुकेशन में क्या था, एक हर्डल था। ठीक है, एक रुकावट थी शिक्षा में। द एलिमेंट्री एजुकेशन वाज लिमिटेड टू टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। जो एलिमेंट्री, जो शुरुआती जो एलिमेंट्री एजुकेशन, वो कहाँ दी जाती थी, टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में दी जाती थी। द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला लोकेटेड इन बिहार बिकेम इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। और ऊंची शिक्षा के लिए दो यूनिवर्सिटियाँ उन दिनों मशहूर थी, नालंदा और विक्रमशिला, जो बिहार में है। द स्टडी ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन वाज एनकरेज, बट सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस वर इग्नोर्ड। और मतलब उन यूनिवर्सिटियों में भी किसकी स्टडी को ज़्यादा, फिलोसफी यानी कि दर्शन, ये जैसे विचार होते हैं कोई विचारों के बारे में या धर्म के बारे में, ऐसी स्टडी को एनकरेज किया जाता था, बढ़ावा दिया जाता था। मगर मैथ, साइंस और जो दूसरे सब्जेक्ट थे ऐसे, उनको इग्नोर किया जाता था। द रिलीजन लैंग्वेजेस लाइक मराठी, गुजराती एंड बंगाली डेवलप्ड एज दे वर द लैंग्वेजेस इन विच द भक्ति सेंट प्रीच्ड एंड कंपोज्ड सॉन्ग। और जो रिलीजन लैंग्वेजेस थी, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, जैसे कि मराठी, गुजराती, बंगाली, ये विकसित हुई क्योंकि जो भक्ति संत थे, ठीक है, उन्होंने इन्हीं लोकल भाषाओं में, इन्हीं रीजनल भाषाओं में अपने संदेश दिए थे और उन्होंने गीत लिखे थे। बट संस्कृत इंजॉयड ए प्लेस ऑफ प्रोमिनेंस। मगर उन दिनों संस्कृत ही सबसे अच्छी भाषा मानी जाती थी, ऊंची भाषा मानी जाती थी। पाली एंड प्राकृतिक लैंग्वेज वर यूज्ड फॉर राइटिंग बुक्स ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और पाली और प्राकृतिक भाषाएं भी थी जिनका यूज़ बुद्धिज़्म और जैनिज्म की बुक्स लिखने में किया जाता था। उसके बाद आ गया आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट और आर्किटेक्चर कैसा था, द एग्जाम्पल ऑफ द पेंटिंग ऑफ नॉर्थ इंडिया कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ म्यूरल्स इन प्लेसेस, केव्स एंड टेम्पल्स। अगर हमने पेंटिंग के एग्जाम्पल देखने हैं नॉर्थ इंडिया में, तो आप देख सकते हो जो पाए गए हैं म्यूरल्स इन पैलेसिस, सॉरी प्लेसेस नहीं, पैलेसिस, जो महलों में की दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं। म्यूरल्स का मतलब जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे, दीवार पर जो चित्रकला की जाती थी उसे म्यूरल्स कहते हैं। जो दीवारों पर चित्रकला हम महलों में देख सकते हैं, केव्स में, गुफाओं में और मंदिरों में जो चित्रकला थे उसको हम देख सकते हैं। द जैन मॉन्क्स एंड पेंटर्स ऑफ बंगाल डेवलप द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, स्मॉल पिक्चर ड्रॉन टू इलिस्ट्रेट बुक्स। और जो जैन मॉन्क्स थे, यानी कि जो जैन धर्म को मानने वाले साधु थे और पेंटर थे बंगाल के, उन्होंने एक नई कला, नई पेंटिंग कला का विकास किया था जिसको मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। द लिंगराज एंड मुक्तेश्वर टेम्पल्स एट भुवनेश्वर and the Sun Temple at Konark are the fine example of architecture of the period from the 8th to 12th सेंचुरी। और जो आर्किटेक्चर का अगर हमने एग्जांपल लेना है उन दिनों, तो लिंगराज का मंदिर है, मुक्तेश्वर का मंदिर है भुवनेश्वर में, और सन टेम्पल है कोणार्क में। ये आर्किटेक्चर होता है बिल्डिंग बनाने की कला। ठीक है, उन दिनों जो बिल्डिंग बनाई जाती थी, ठीक है, ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो 8 to 12 सेंचुरी में बने थे। उसके बाद आ गया भाई ट्रेड कैसा था, व्यापार कैसा था। इंडिया डेवलप ट्रेड रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट, साउथ ईस्ट
वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया एंड द यूरोपियन कंट्रीज़। और इस जो मेडिवल पीरियड था उसमें व्यापार इंडिया ने अपना रिलेशन ईस्ट के साथ, साउथ ईस्ट के साथ, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया के साथ किया और यूरोप तक किया। ठीक है, दिस ब्रॉड इंडियंस इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्रीज़। इसके कारण, व्यवहार के कारण, जो इंडियंस थे वहाँ की जो विकास हो रहे थे, दूसरे देशों में जो विकास हो रहे थे उसके कॉन्टैक्ट में आए, उन्हें पता लगा कि दूसरे देशों में कितनी तरक्की हो रही है। द कॉमन फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन डिफरेंट पार्ट ब्रॉड द पीपल ऑफ लैंड इंडिया क्लोजर। जो भी कॉमन फीचर थे पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल, जो भी कॉमन फीचर थे डिफरेंट पार्ट्स के, इसके कारण इंडिया के लोग एक दूसरे के क्या आए भाई, नज़दीक आए। लेटर ऑन द प्रूव टू बी ए ग्रेट बून फॉर अफगान, तुर्किश एंड मुगल रूलर्स टू एस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया। और दिस प्रूव टू बी ए ग्रेट बोन। और जब व्यापार से जानकारी मिली, इंडिया की जानकारी दूसरे देशों को मिली और दूसरे देशों की जानकारी इंडिया को मिली, तो इसके कारण क्या हुआ भाई, ये इसके कारण अफ़गान, तुर्किश और मुग़ल रूलर्स क्या है भाई, इंडिया में इन्होंने अपना रूल स्थापित किया, वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए। डू यू नो में क्या है, द वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स वाज बिल्ट बाय चंदेल। जो खजुराहो के जो ये मंदिर हैं, ये चंदेलों ने बनाए थे, चंदेल रूलर ने बनाए थे, जो बुंदेलखंड के रहने वाले थे। हु वर अर्लियर द फ्यूडेटरीज ऑफ प्रतिहार्स। और जो प्रतिहार्स राजाओं के क्या थे, आपने पहले पढ़ा था ना, प्रतिहार राजाओं के क्या थे, ये सामंत थे। ठीक है, देयर टेम्पल्स आर डेकोरेटेड विद द ब्यूटीफुल स्कल्पचर। और ये जो टेम्पल्स हैं इसमें बहुत अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।